सरल शब्दों में आपके आंसर हम आपके साथ करवाएंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पट क्या था, वह कैसे इम्पोर्टेंट था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट। तो चलो बच्चों इसका बड़े ही कम शब्दों में मैंने आंसर लिखा है, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस, कि जो सूचना पट था वो सभी सूचनाओं का एक केंद्र था, सेंटर था। इट वाज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि अधिकारियों और जनता के बीच बातचीत करने का ये एकमात्र माध्यम था, मोड था। तो बच्चों द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ ऑल इंफॉर्मेशंस, बुलेटिन बोर्ड सभी सूचनाओं का केंद्र था। इट वाज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज क्योंकि इट वाज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि ये एकमात्र माध्यम था कम्युनिकेशन यानी बातचीत का, बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड पब्लिक यानी अधिकारियों और जनता के बीच। तो आई होप ये आंसर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट डिड एम हैमल से व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल। व्हाट डिड एम हैमल से, एम हैमल ने क्या कहा था, व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा। तो व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, जब फ्रांज स्कूल पहुंचा, एम हैमल saw him, तो एम हैमल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े दयालुता के साथ कहा था, टू गो टू योर प्लेस क्विकली, तुम अपने स्थान पर जाओ जल्दी। एंड दे हैड बीन बिगनिंग विदाउट हिम, और वे तो उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। तो उन्होंने ऐसा ही कहा था ना कि तुम अपने स्थान पर जाओ, और वे उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। तो बच्चों ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों योर की जगह हिज कर लो, क्योंकि यहाँ पर हिज का सेंस ज़्यादा उत्तम है। चलो बच्चों तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले एक बार इसे रिवाइज कर दे। व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल, एम हैमल saw him एंड सेड वेरी काइंडली टू गो टू हिज प्लेस, वह उसके स्थान पर जाए क्विकली यानी शीघ्रता से। एंड दे हैड बीन बिगनिंग विदाउट हिम, और वे उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। चलो बच्चों तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डिड एम हैमल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन। एम हैमल ने क्लास में उस अंतिम अध्याय के बारे में क्या कहा। तो एम हैमल सेड टू द चिल्ड्रन, एम हैमल ने बच्चों से कहा, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में, दैट की इट वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये उनका अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय है। ही वुड गिव देम, जो वो उन्हें पढ़ाएंगे। एंड ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और वे चाहते हैं कि वो बहुत ही ध्यान से उसे सुने, बड़ी ध्यानावस्था में रहें। तो एम हैमल सेड टू द चिल्ड्रेन, एम हैमल ने बच्चों से कहा, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में क्या कहा, दैट की इट वाज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये उनका अंतिम फ्रेंच अध्याय है। ही वुड गिव देम, जो वो उन्हें पढ़ाएंगे। एंड और ही वांटेड देम टू बी वेरी अटेंटिव, और वे चाहते हैं कि वो उसे बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही एकाग्रचित रहे। चलो बच्चों तो ये भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हाट डिड फ्रांज थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। अंतिम अध्याय के बारे में फ्रांज ने, व्हाट डिड फ्रांज थिंक, फ्रांज ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में सुनकर फ्रांज ने क्या सोचा। तो उसने क्या सोचा था कि उसको तो लिखना भी नहीं आता और अब वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ भी नहीं पाएगा, बड़ा दुखी हो गया था बेचारा। तो चलो बच्चों इसके आंसर को करते हैं। आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय को सुनने के बाद, फ्रांज थॉट, फ्रांज ने सोचा, दैट की ही हार्डली न्यू, वह बड़ी मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट,
कैसे लिखा जाता है। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो इसे और सीख भी नहीं सकता था, अब वो इसके बारे में और कुछ पढ़ भी नहीं सकता था। एंड ही आल्सो फेल्ट सॉरी, और उसने दुख भी महसूस किया फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, अपने अध्यायों को न याद करने के लिए, न पढ़ने के लिए उसने दुख भी महसूस किया। इसीलिए कहते हैं बच्चों, टाइम से पढ़ लेना चाहिए, वरना कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, और बिन शिक्षा तो सब सून है। तो आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय के बारे में सुनने के बाद, फ्रांज ने सोचा दैट कि ही हार्डली न्यू, वह बड़ी मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वो और सीख भी नहीं सकता था। एंड ही आल्सो फेल्ट सॉरी, और उसे बहुत दुख भी महसूस हुआ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, यानी अपने अध्यायों को न याद करने के लिए। तो बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लें। हम आपको इस बार संपूर्ण यूपी बोर्ड इंग्लिश का सिलेबस करवाएंगे। आप 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास में हैं, हम आपको ग्रामर और प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, सब पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं इस चैनल में। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़े। तो अगला क्वेश्चन 5th नंबर क्या कहता है बच्चों, डिड फ्रांज रिसाइट द पार्टिसिपल्स हाउ, क्या फ्रांज ने पार्टिसिपल्स को दोहराया, हाउ, और कैसे दोहराया। तो बच्चों उसने दोहराया तो था, यस हाँ, फ्रांज रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स रॉन्गली, लेकिन फ्रांज ने पार्टिसिपल्स को गलत तरीके से दोहराया। एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की, ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, तो वो प्रारंभिक शब्दों में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग हिज डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए। तो बच्चों जैसे आप लोग भी नहीं सुना पाते होगे, है ना, तो डेस्क पकड़ के खड़े हो जाते हो, तो वैसे ही वो क्या करता है, कहता क्वेश्चन कह रहा था कि पार्टिसिपल्स के नियमों को उसने दोहराया, और अगर दोहराया तो कैसे। तो यस हाँ, उसने दोहराया। फ्रांज रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स, फ्रांज ने पार्टिसिपल्स के नियमों को दोहराया रॉन्गली, गलत तरीके से। एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, और वो प्रारंभिक शब्दों में ही उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग हिज डेस्क, यानी अपनी डेस्क को पकड़े हुए। तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। Whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies and why? M. Hamel ने किसको आरोपित किया फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी अध्ययन में ये जो इग्नोरेंस हो रही थी, यानी कि जो नज़रअंदाज किया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने किसको आरोपित किया, एंड वाई, और क्यों किया। तो एम हैमल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, एम हैमल ने उनके माता पिता को आरोपित किया। हु प्रीफर्ड देम, जो प्राथमिकता देते थे किस बात की, कि देम टू वर्क, उनसे काम करवाया जाए, ऑन अ फार्म, किसी कारखाने पर, और एट द मिल्स, या किसी मील पर। एंड देन, और तब, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को भी आरोपित किया। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उन्होंने स्वयं को भी आरोपित किया। फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, यानी उसे उन्हें छुट्टियां देने के लिए। ही डिड नॉट, ही डिड इट, उन्होंने ऐसा किया, बिकॉज, क्योंकि, दे वर वेरी माइजरेबल इन स्टडीज, क्योंकि वे कैसे थे स्टडीज में, यानी अध्ययन में बहुत ही दयनीय थे। तो एम हैमल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, एम हैमल ने उनके माता पिता को दोष दिया। हु प्रीफर्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, जो प्राथमिकता देते थे कि उनसे काम करवाया जाए किसी फार्म यानी कारखाने पर, और एट द मिल्स, या किसी मील पर। एंड देन, और तब, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को भी आरोपित किया। टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, यानी उनको हॉलीडेज देने के लिए, यानी छुट्टियां देने के लिए, क्योंकि वो भी छुट्टियां दे देते थे ना जब उनको फिशिंग के लिए जाना होता था। ही डिड इट, और उन्होंने ऐसा किया, बिकॉज, क्योंकि, दे वर वेरी माइजरेबल इन स्टडीज, क्योंकि वो अध्ययन में, पढ़ाई में बड़े दयनीय दशा में थे। चलो बच्चों ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एम हैमल ने भाषा के बारे में क्या कहा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो एम हैमल ने कहा दैट कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और सबसे तर्क संगत भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। तो एम हैमल ने कहा कि फ्रेंच भाषा संसार की सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे तर्क संगत भाषा है। ही सेड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंट, और उन्होंने इसके महत्व के बारे में कहा दैट कि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, कि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, तो जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं। इट इज, तो यह होता है, एज इफ मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। एम हैमल सेड दैट, एम हैमल ने कहा कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि जो फ्रेंच भाषा है वो सबसे सुंदर, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और सबसे तर्क संगत भाषा है संसार में। ही सेड अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस, उन्होंने इसके महत्व के बारे में कहा दैट कि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, कि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, तो जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं। इट इज, तो यह होता है, एज इफ मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। अब बच्चों, अगर किसी को जेल में डाला जाए और उसको चाबी दे दी जाए तो वो जेल थोड़ी रहेगी, वो तो उनके लिए घर जैसा हो जाएगा। जब मन आए निकलो, जब मन आए अंदर चले जाओ। तो इसलिए अगर अपनी भाषा को आप जीवित रखते हो तो आप कभी भी गुलाम नहीं रह सकते। इसीलिए मदर टंग को हमेशा महत्व दिया जाता है। चलो बच्चों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट डिड फ्रांज थिंक अबाउट द पिजन्स, वाई। फ्रांज ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा, वाई, और क्यों सोचा। तो फ्रांज थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रांज ने कबूतरों के बारे में सोचा दैट कि इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे उनसे भी जर्मन बुलवा सकते हैं, क्या वे उनसे भी जर्मन में गाना गवा सकते हैं, मतलब उनसे भी जर्मन में बुलवा सकते हैं। तो फ्रांज ने क्या सोचा था कबूतरों के बारे में, कि क्या वे उनसे जर्मन बुलवा सकते हैं, जर्मन में गाना गवा सकते हैं। तो ऐसा उसने क्यों सोचा था, ही थॉट सो, उसने ऐसा सोचा था। व्हेन ही हियर द पिजन्स, जब उसने कबूतरों को सुना, कूड वेरी लो, यानी धीरे धीरे गुटरगू करते हुए, ऑन द रूफ, छत पर। तो जब उसने छत पर कबूतरों को बोलते हुए सुना तो उसके मन में ख्याल आया कि हम लोगों के ऊपर तो ये फ्रेंच जर्मन लैंग्वेज थोप दी गई, इम्पोज कर दी गई, लेकिन क्या ये कबूतरों से भी बुलवा सकते हैं। हम मनुष्य हैं तो हमारे ऊपर थोप दिया इन लोगों ने। तो फ्रांज थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रांज ने कबूतरों के बारे में सोचा दैट कि इफ दे वुड मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे कबूतरों से भी जर्मन में गवा सकते हैं, बुलवा सकते हैं। ही थॉट सो, उसने ऐसा सोचा। व्हेन ही हियर द पिजन्स, जब उसने कबूतरों को सुना, कूड वेरी लो, धीरे धीरे गुटर गु करते हुए, ऑन द रूफ, यानी छत पर। चलो बच्चों, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है, व्हाट डिड एम हैमल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। एम हैमल ने अंत में वहाँ क्या गौर किया, अवलोकन किया। तो एट लास्ट, अंत में, एम हैमल ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग देयर, एम हैमल ने वहाँ सभी चीज़ों को ध्यान दिया, गौर किया। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले वो एक चीज़ को देखते थे, देन एट अनदर थिंग, और उसके बाद वो दूसरी चीज़ को देखते थे। एज इफ, मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स, वो बसा लेना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जिस तरह की वो चीज़ें दिख रही थी, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस छोटे से कमरे में जिस तरह की वो चीज़ें दिख रही थी, उन सभी को वो अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते थे। तो क्या बोला, एक बार रिवाइज कर देते हैं। एट लास्ट, अंत में, एम हैमल ऑब्जर्व एवरीथिंग देयर, एम हैमल ने वहाँ सब कुछ गौर किया। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले उन्होंने एक चीज़ पर ध्यान दिया, देन एट अनदर थिंग, और उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ पर ध्यान दिया। एज इफ, मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स,
कि वह बसा लेना चाहते हो इन हिज माइंड अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी उस छोटे से स्कूल के कमरे में जिस तरह से वो चीज़ें दिख रही थी उन सभी को वो अपने मस्तिष्क में बसा लेना चाहते थे। चलो बच्चों, तो 10वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कहता है, What happened when church clock struck 12? क्या हुआ जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए? तो क्या हुआ था? When church clock struck 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, then there was Angulus, तो एंगुलस नाम की प्रार्थना हुई, and the trumpets of the Persians, और पर्सियन के जो ट्रम्पेट्स थे यानी तुरुई थी वो उन्होंने बजाई, साउंडेड अंडर द विंडो, और उसकी आवाज़ खिड़की से होकर आई। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा उठाते हुए रोट, उन्होंने लिखा। और क्या लिखा बच्चों? व्यू ला फ्रांस। क्या लिखा? फ्रांस जिंदाबाद। तो चलो एक बार इसे रिवाइज कर देते हैं। व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, देन और तब, देयर वाज एंगुलस, एंगुलस नाम की प्रार्थना हुई, एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, और पर्सियंस के जो ट्रम्पेट्स थी यानी जो तुरुइयाँ थी उनको उन्होंने बजाया, साउंडेड अंडर द विंडो, और उनकी आवाज़ खिड़की से होकर आई। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए, एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा उठाते हुए रोट, उन्होंने लिखा व्यू ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। तो चलो बच्चों, इस बार जो नए क्वेश्चन किताब में ऐड किए गए उनको भी देख लेते हैं। इन द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय में, नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग, उन देशों के नाम बताओ जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, और बुलेटिन बोर्ड की सूची के बारे में बताओ। तो बच्चों, इन द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय में, फ्रांस एंड पर्सिया वर फाइटिंग, फ्रांस और पर्सिया दो देश लड़ रहे थे। अब दूसरा कहता है कि डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड की सूची के बारे में वर्णन करो। तो अकॉर्डिंग टू फ्रांस, फ्रांस के अनुसार, फ्रांस ने ही बताया था ना कि बुलेटिन बोर्ड के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू फ्रांस, फ्रांस के अनुसार ऑल दियर बैड न्यूज़ केम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, यानी सभी प्रकार की जो बुरी खबरें थी वो बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। एज द लॉस्ट बैटल, यानी हारे हुए युद्धों की, द ड्रॉप्स, सेना में भर्ती की, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और अधिकारियों के द्वारा दिए गए आदेशों की, सभी बुरी खबरें यहीं से आती थी। तो इन द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय में, फ्रांस एंड पर्सिया वर फाइटिंग, फ्रांस और पर्सिया नाम के जो देश थे वर फाइटिंग, वो लड़ रहे थे। अकॉर्डिंग टू फ्रांस, फ्रांस के अनुसार ऑल दियर बैड न्यूज केम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, सभी बुरी खबरें बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी। एज द लॉस्ट बैटल, और वो कौन सी थी? एज द लॉस्ट बैटल, यानी हारे हुए युद्धों की, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती की, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, यानी बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे सेना के, उनके आदेशों की। तो चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन आया इस बार, उसको भी देख लेते हैं। इन व्हाट वे अकॉर्डिंग टू एम हैमल डज द मदर टंग सर्व इवन द इनस्लेव्ड पीपल, एम हैमल के अनुसार किस तरीके से जो मदर टंग होती है यानी मातृभाषा होती है वो अपने देश के लोगों की मदद करती है, सेवा करती है। तो अकॉर्डिंग टू एम हैमल के अनुसार मदर टंग सर्व्स इवन द इंस्लेव्ड पीपल, गुलाम लोगों की भी वो सेवा करती है। एज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, जैसे कि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, तो जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं। इट इज़, तो यह होता है एज इफ, मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। चलो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एम हैमल के अनुसार मदर टंग सर्व्स इवन द इंस्लेव्ड पीपल, जो मातृभाषा होती है वो गुलाम लोगों की भी सेवा करती है। एज, जैसे व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड,
जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, तो जब तक दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा को पकड़े रखते हैं, इट इज़, तो यह होता है एज इफ, मानो कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि उनके पास उनके जेल की चाबी हो। तो इस तरह से ये अध्याय आपका समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। किसी भी तरह का यूपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई नई अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।